आज का व्लॉग बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो आप लोगों ने व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने पूरे हफ्ते के कपड़े किस तरीके से इस्त्री करके हैंग करके अपनी अलमारी में रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुबह का टाइम था, तो मैं उठ चुकी थी। फजर के बाद मैंने सबसे पहले अपना काम किया कि मेरे कुछ कपड़े बगैर इस्त्री हुए हुए रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज ना सारे ही मैं कपड़े ना इस्त्री करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था, सब सोए हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं अपने सारे कपड़ों को जल्दी जल्दी प्रेस करके और इनको मैं अलमारी में हैंग करके रख दूँगी। अच्छा जी, जब कपड़े प्रेस हुए हुए होते हैं ना, तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या हमें कहीं पेरेंट्स मीटिंग में जाना होता है या हमें कहीं अचानक से जाना पड़ जाता है, तो इससे ये होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और कपड़े भी हमारे इस्त्री हुए हुए लटके होते हैं, तो हम ईज़िली आराम से कपड़ों को आराम से पहन लेते हैं। क्योंकि मैं बगैर इस्त्री के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनती जब तक मेरे कपड़े इस्त्री ना हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि एक हफ्ते के कपड़े मैं इसी तरीके से इस्त्री करके उसको हैंग करके मैं अलमारी में रख दूँ। तो जी यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी अपने 5-6 सूटों पे जल्दी-जल्दी मैंने इस्त्री की। इस्त्री करने के बाद उनको मैंने हैंग कर दिया था। तो जी आप देख सकते हैं मैंने सारे कपड़ों को इस्त्री भी कर लिया था और इनको हैंग भी कर लिया था। तो मैंने सोचा अब इसको मैं अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि मैं अलमारी में ही इसी तरीके से अपने हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, मदरसे के हो गए, स्कूल के हो गए, तो मैं सबके कपड़े इसी तरीके से इस्त्री करके हैंग करके रख देती हूँ। तो जी मैं जब इस्त्री से फ़ारिग हो चुकी थी, उसके बाद मैंने अपना एक सिंपल सा नाश्ता बना लिया था। 1 कप चाय और 1 अंडा मैंने बॉयल कर लिया था और 2 मैंने ब्रेड स्लाइसेस के लिए थे। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद मेरे कुछ रूम की कुछ ऐसी हालत होती है, मेरा पूरा रूम मैसी हुआ हुआ होता है। ज़्यादातर यही वाला रूम यूज़ होता है उठने बैठने सोने में, तो ये पूरा मैसी हुआ हुआ था। नीचे भी मैट्रेस बिछा हुआ था, चादर फैली हुई थी, सारे तकिए वगैरह सब अपनी जगह से हिले हुए थे। तो यहाँ सारे बर्तन वगैरह जो रात के थे वो मैंने स्टैंड में लगा दिए थे। अच्छा जी, मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था मेरे पास कि सिस्टर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये जो बर्तनों वाला रैक है ये आपने कहाँ से लिया था। तो सिस्टर मैं आज आपको बता देती हूँ, ये जो बर्तनों वाला रैक है ना, ये मैंने इम्तियाज़ मॉल से लिया था और मुझे इसको लिए हुए 7-8 साल हो चुके हैं। अब तो शायद इससे भी अच्छे स्टाइल आ गए होंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ आ गई होगी। तो जी अगर आपने लेना है, अगर आप कराची में रहती हैं, तो आप जाएँ इम्तियाज़ मॉल या और बाज़ार वगैरह की जो लोकल मार्केट वगैरह होती है, जैसे कि सदर में बोरी बाज़ार हो गया, और भी जैसे तारिक रोड वगैरह साइड पे जो क्रॉकरी की चीज़ें होती हैं, ऑल मतलब कि डॉलर शॉप वगैरह पे जो हम जाते हैं, वहाँ भी ये आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएंगी। तो ये मेरे बहुत काफ़ी टाइम ये मेरे बर्तनों का रैक चला है और कुछ मैंने इसकी केयर भी बहुत की थी। मैं इसको मतलब हर वक्त साफ़ वगैरह करती रहती हूँ। अच्छा ये मग आपको नज़र आ रहा होगा, तो जैसे कि अगर आपके घर में बच्चे फीडर में दूध पीते हैं या इस तरीके से मग में दूध पीते हैं, तो कोशिश किया करें कि ये रात में जब बच्चा फीडर पी ले दूध और या मग में दूध जो पी ले, तो उसको उसी टाइम धो लिया करें। अगर हम क्या करते हैं सुबह तक इसका वेट करते हैं ना, तो इसमें है ना चिकनाहट वगैरह जम जाती है और स्मेल भी आ रही होती है, तो बहुत मुश्किल होता है धोना। तो बस मैं किचन के काम से बिल्कुल रिलैक्स होके फ़ारिग होके रूम में आई, तो ये दरअसल मैंने अपनी जो दराज है ना ये साफ़ करनी थी। अच्छा भाई, ये स्टैंड मेरा जब फर्स्ट टाइम मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो पहले मैंने ये छोटा वाला स्टैंड ही लिया था, तो ये टूट गया, पर मैंने इसको है ना अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो जी यहाँ सारी चीज़ें इतनी मैसी हुई हुई थी, मतलब चार्जर वगैरह और ये सब चीज़ें फ्लैग वगैरह हो गए और सारी बहुत ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी। तो मैंने कहा कि आज ना इन सारी चीज़ों को निकालते हैं, और ये जो चुटकनियाँ हैं जो मैं कपड़े जब धोती हूँ इनको मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें अच्छे से निकाल के और इनको साफ़ किया, और इतना मिट्टी निकली थी इसके अंदर से, बारीक बारीक मिट्टी थी और बिल्कुल ना डस्ट बिल्कुल ना जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज ना इसकी भी क्लीनिंग कर लेते हैं और जो चीज़ें वगैरह है ना वो भी साथ के साथ इसमें ना सही से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। जो निकालने वाली होगी वो मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी, बाकी जो रखने वाली होगी वो मैं रख लूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको पहले सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद अच्छे से गीले कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद जब ये सारा ड्राई हो चुका था, तो यहाँ मैंने चार्जर लाइट वगैरह भी रखी हुई है। एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने रील वगैरह है और जो बटन वगैरह सुई वगैरह वो रखी हुई हैं, और ये मतलब क्या कहते हैं लिक्विड वगैरह है मच्छरों वाला वो रखा हुआ है।
तो मैंने ये चार्जर वगैरह थे, इनको भी मैंने ना हाथ के साथ ना साफ़ कर लिया, क्योंकि चार्जर को भी साफ़ करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम ना ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ ड्रॉज़ वगैरह साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने ये मेडिसिन वाला बॉक्स भी बनाया हुआ एक ना, तो ये भी मैंने ना साफ़ करना था। जो एक्स्ट्रा जो मेडिसिन थी ख़राब हो गई, जो एक्सपायर वगैरह हो गई, तो मैंने कहा इनको भी मैं साथ-साथ निकाल दूँ। अच्छा जी, आपकी बहन को तो बहुत ज़्यादा जोश चढ़ता है, जब वो एक काम लेती है ना, तो वो सारे कामों को एक साथ ही लगा लेती है अपने सर पे, कि भाई ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो यहाँ मैंने सारा ये मेडिसिन का बॉक्स है ये साफ़ करा, इसमें भी डस्ट वगैरह इतनी हुई हुई थी, तो मैं यहीं रखती हूँ साइड में इसको ना, तो इसको भी मैंने साथ-साथ साफ़ कर लिया था। और जो एक्सपायर हुई हुई थी, तो मैंने सारी ना तरतीब बाय तरतीब, जो सिरप वगैरह, पैनाडोल का सिरप हो गया, और जो वॉमिटिंग का सिरप हो गया, और जैसे कि ये बाम वगैरह हो गया, ये पैनाडोल हो गई, ये चीज़ें मैं लाज़मी अपने घर में रखती हूँ। तो आप लोग कोशिश किया करें, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो इस तरीके के, जैसे आँखों में डालने वाले ड्रॉप हो गए, कान में दर्द वाला जो ड्रॉप होता है वो लाज़मी रखा करें। पैनाडोल का सिरप हो गया, बुप्रोफीन का सिरप हो गया, और मतलब ड्रॉप वगैरह हो गए कान में डालने वाले। तो जिनके घर छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लाज़मी है ना इस तरीके से है ना मेडिकल बॉक्स बना के रखें, ताकि आपके लिए ईज़िली है ना आसानी हो जाए। और ना मैंने ये सब चीज़ अभी रखती हूँ अपने पास ही, पता नहीं होता बच्चों का, तो कभी फ़ीवर वगैरह हो जाए तो मतलब आराम से इमरजेंसी में पिला दें। और दूसरा ये कि आज मैंने सोच लिया था कि आज मैंने ना बेड के नीचे से सारा कचरा निकालना है। तो जब मैंने सोचा, तो अल्लाह जी, इतना कोई कचरा निकला बेड के नीचे से, क्योंकि हम इतनी डीपली सफाई नहीं करते रोज़ डेली बेसिस पे। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ना आज ना बेड के नीचे से भी जितना भी कचरा वगैरह है ना, तो वो निकालूंगी। तो मैंने दोनों रूमों के बेड से कचरा निकाला, इस वाले बेड के नीचे से भी कचरा निकाला। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरे दोनों बेडों के नीचे से ये कचरा निकला है। इतना ज़्यादा तो नहीं था। आज मैं आपको ना एक स्प्रे बनाना सिखाऊंगी, जिस तरीके से मैं अपने चूल्हे और शेल्फ वगैरह साफ़ करती हूँ। तो जी, आपने ले लेना है 1 स्पून विनीगर, और 1 ही स्पून आप ले लेना है मैक्स लिक्विड। मैक्स का हो या कोई और लिक्विड हो, वो आपने इसमें डिश वॉश ऐड कर देना 1 स्पून। और ये काला तेल, अच्छा मेरी एक सिस्टर ने भी मुझसे पूछा था ये काला तेल क्या होता है। तो सिस्टर, ये इस तरीके की है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। अगर आपके एरिए में कोई शॉप है जहाँ ये सर्फ साबुन वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ आप जब कहेंगे ना कि हमें काला तेल चाहिए, तो वो आपको ईज़िली काला तेल दे देंगे। और ये बिल्कुल 200 रुपये का भी मिल जाएगा आपको, जितना आपने लेना है 100 रुपये का भी मिल जाएगा। 100 रुपये 200 रुपये का ये आपको 1 महीने से भी ज़्यादा चल जाएगा। तो मैंने इस तरीके से ये लिक्विड बनाया था, जिससे मैं अपने डीपली चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ, शेल्फ भी इससे साफ़ कर लेती हूँ, और मैं पोछा भी लगा लेती हूँ इसको डालकर। तो इससे बिल्कुल चमक भी आ जाती है, और बिल्कुल आपका किचन भी इतनी चमक आती है, किचन के अंदर आपकी शेल्फ इतनी चमकती है, आपके टाइल्स इतने चमकते हैं, सिंक वगैरह हो गई, वो भी आप इजीली इस लिक्विड को बना के आप अपने घर रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, महंगे महंगे लिक्विड ले लेते हैं, और जिससे कोई अच्छा रिजल्ट भी हमें नहीं मिलता। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल फारिग हो चुकी थी, और उसके बाद मैंने ना पढ़ ली थी असर की नमाज़ का मेरा टाइम हो चुका था। तो मैंने सबसे पहले नमाज़ अदा की, उसके बाद थोड़ी बहुत तस्बीहात वगैरह करी, तो नमाज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने शावर लिया। अक्सर देखा है कि हम समर में जब मतलब किचन वगैरह में काम करते हैं, तो मैंने इस तरीके के पाउडर वगैरह लेके रखे हुए, तो मैं ना लाजमी जब शावर वगैरह लेती हूँ, तो मैं यही लगाती हूँ। इससे ना मतलब हमें अपनी है ना हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। और मेरा जब दिल करता है ना अपने आप को ना शीशे में देखने को, तो मैं थोड़ी सी है ना लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा है ना लगाती ही नहीं हूँ, कभी जब मेरा दिल करता है तो मैं थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ अपने दिल को खुश करने के लिए। और बस जी, यहाँ मैंने ना किचन में आ चुकी थी। यहाँ मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा जब तक आलू बॉईल होते हैं, तो यहाँ मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा पढ़ाना था, उसके असेसमेंट स्टार्ट हो गए, तो उसका मैंने थोड़ा टेस्ट वगैरह लेना था, थोड़ा ऑरल वगैरह भी उसका मैंने सुनना था। तो मैं उसको तैयारी करवा रही थी, और मैं इसी तरीके से उससे बीच बीच में से सवाल पूछ रही थी। तो मेरे जब तक उसको पढ़ा रही थी, उसके बाद मेरा मतलब अपने आलू भी बॉईल हो चुके थे। और फिर उसके बाद मैंने ना बस क्या करा, ऑयल गरम किया, उसमें मैंने डाला आलू। पहले मैं आलू का
जो भुर्ता होता है ना, वो उसकी रेसिपी आपको बताऊँगी जो हमने पराठों के अंदर ना फिलिंग करनी है। तो यहाँ आपने प्याज को इस तरीके से ना ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। यहाँ मैंने ताज़ा ही अदरक लहसुन पीस के रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर आपने डालने हैं बेसिक मसाले, जिसमें कुटी हुई मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद आपने इसमें साबुत धनिया कूटा हुआ वो ऐड करना है। आपने इसको कूट लेना है और थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, 1 से 1.5। और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने इसमें आधी स्पून लिया था। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल लिया था, क्योंकि हमने मसाले को ज़्यादा देर नहीं भूनना, सिर्फ इसको हमने थोड़ी 2-3 मिनट के लिए इसको भूनना है। और भूनने के बाद हमने इसके अंदर जो हमने आलू बॉईल किए थे ना, वो हमने ऐड कर देना है। अच्छा, आप लोग क्या करिएगा, जब भी आप आलू बॉईल करें तो इसकी आपने छिलका उतार लेना है, उसके बाद आप इसको बॉईल होने के लिए रखिएगा। वरना जब हम छिलके के साथ बॉईल करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ना लेस से हो जाते हैं और बिल्कुल चिपचिपाते हैं, और फिर वो मज़े के आलू के पराठे नहीं बनते। तो भाई यहाँ मेरे पास ना मैश करने के लिए मैशर नहीं था, तो मैंने ना ग्लास की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लिया था, क्योंकि ये हल्के हल्के से गर्म हुए हुए थे और अच्छे से मैश हो चुके थे। तो इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्चें ऐड करी, थोड़ा सा पुदीना ऐड करा, थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है, ताकि इसका जो मसाला है वो भी अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए, और जो हमने पुदीना हरी मिर्ची धनिया डाला था वो भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैं बनाऊँगी जिस तरीके से हम पूरियों के लिए पेड़ा लेते हैं ना, इतना ही छोटा हमने इसमें पेड़ा लेना है। और मैंने, आप देख सकते हैं कि इतना छोटा मैंने इसमें ये पेड़ा लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने छोटा छोटा सा पेड़ा बना लेना है। मैंने सारे पेड़े बना के ना इस तरीके से प्लेट में रख दिए थे। अब हम बनाने लगे हैं इसकी, अब हम करेंगे फीलिंग्स। तो मैंने ना इसी तरीके से हल्का हल्का इसको ना पुश कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें ना खुशका लगा लिया था, ताकि ना हमारा जो पेड़ा है वो चिपके ना। तो इस तरीके से मैंने इसको हल्का हल्का सा बेल लिया था। तो इसको हमने सिर्फ छोटे छोटा ही बेलना है, और बेलने के बाद हमने इसको ना दो मतलब डबल करके हमने बनाना है ना, तो इस तरीके से बेल लेना है। फिर मैंने दोबारा दूसरा वाला जो बनाया था पेड़ा, वो भी मैंने इस तरीके से बेलने के बाद थोड़ा सा खुशका लगा लिया था। खुशका लगाने के बाद इसको ना अच्छे से हमने ना बीच में से ज़्यादा नहीं बेलना, सिर्फ हमने साइडों में से इसको पतला रखना है। बीच में से हम ज़्यादा बेलेंगे तो हमारा जो पराठा है वो फट जाना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से बेल के एक प्लेट में रख लिए थे, जो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ताकि मैं सिर्फ इसके अंदर फीलिंग्स करूँगी। अच्छा, यहाँ मैं इसके अंदर फीलिंग्स कर रही थी। जब आप फीलिंग्स करेंगी ना, तो आपने फीलिंग्स के अंदर आपने ना सिर्फ 2 स्पून इसके अंदर ना आलू के जो भुर्ता है वो लेना है, और इसके अच्छे से इसको इस तरीके से फैला देना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें ज़्यादा आलू भर के पराठे बनाने या आपने कम बनाने, लेकिन मैंने इसमें 2 ही स्पून डाले थे। अच्छा, जब आप तवा गरम हो चुका था ना, तो मैंने इसके ऊपर ये ना डाल दिया था, और इसको पहले हमने रोटियों की तरह सेकना है तवे पर ही, उसके बाद हमने ऑयल लगाना है। अगर हम पहले ही इस तरीके की लगा देंगे ना ऑयल इसमें, तो ये बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अच्छे से रोटी की तरह इसको पहले अच्छे से तवे पर ही सेक लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से ना, फिर मैंने इसको ना एक साइड से पलट लिया था। और बिल्कुल भी आपके आलू के पराठे फटेंगे नहीं, बिल्कुल आपके ना जो आलू का जो भुर्ता है वो निकलेगा नहीं। लेकिन मेरा जो आलू का पराठे का भुर्ता था ना, वो फट चुका था। इसका ये रीज़न हुआ था कि मैंने थोड़ा ठंडे ना तवे पर ही, मतलब ठंडा था, आँच ना थोड़ी कम रखी हुई थी, मैंने तेज़ नहीं की, तो इसी वजह से आलू का पराठा फट गया। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा एहतियात से बनाइएगा। जब मैं दूसरा वाला पराठा बनाऊंगी ना, तो आप वो देखिएगा, वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा, और वो बिल्कुल सही तरीके से वो पराठा बना था। तो बस इसको मैंने अच्छे से सेक लिया था। आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छा सा सिका ही है। और इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले पराठे के भी अंदर इसी तरीके से फीलिंग्स करी, और इस तरीके से मैंने साइडों में से दबा दिया था। और आपको मैं अब ये सेक कर दिखाऊंगी, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर खुशका लगा के सिर्फ मैंने साइडों में जो इसको बेला है, मैंने बीच में से नहीं बेला। बीच का हमने हिस्सा थोड़ा
मोटा ही रखना है, वो इसलिए से ये फटेगा नहीं। और आप देख सकते हैं जब मैंने इसको तवे पे डाला ना तो ये बिल्कुल भी नहीं फटा और बिल्कुल सही आप इसको देख सकते हैं। तो आपने इसी तरीके से करना है और इसको पहले रोटी की तरह, दोबारा मैं बताती हूँ, रोटी की तरह इसको अच्छे से सेक लेना है। सेकने के बाद फिर आपने इसमें ऑयल डालना है। जब आपकी मतलब ये पराठा अच्छा सा सेक जाएगा रोटी की तरह, उसके बाद ऑयल डाल के आपने इसको अच्छे से सेक लेना है। जब आप इसको अच्छे से सेकेंगे फिर आप खुद ही देखेंगे इतना क्रिस्पी बनेगा और इतना अच्छा इसका कलर आएगा पराठे का। तो मैंने इसको इसी तरीके से ना, ऑयल था इसके ऊपर इसलिए मैं चाह रही थी कि दोनों साइड में अच्छे से ऑयल इसका ना जब्स हो जाए। और अच्छे से ये देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार पराठा रेडी हुआ है और बिल्कुल भी ये फटा भी नहीं है, कोई भी इसके अंदर मतलब फीलिंग्स वगैरह बाहर नहीं आई इसकी, और आलू वगैरह भी इसके नहीं इतने निकले। और इस तरीके से मैंने बनाना था लेकिन पहले वाले से मेरे से गलती हो गई, वो मतलब तवे की वजह से जो वो सही तवा गरम नहीं हुआ था। तो इस तरीके से ही इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं पराठे का। तो आप लोग ज़रूर मेरी वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो जी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग मुझे इतना लाइक करते हैं, मुझे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई यहीं तक था व्लॉग मेरा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। आप सबने मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।